ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वापस चंद्रशेखर जी की तरफ चलेंगे। सरकारों का कितना साथ रहा जहां भी आप गए वहां पर? वास्तव में दो चीजें, जहां भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार का हमेशा ये चिंता का विषय रहा कि जो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से लागू है। इसके लिए भारत सरकार के आधार पर शुरू से ही पूरी कोशिश रही। अलग मंत्रालय बनाना, पूरी उसको प्राथमिकता देना। राज्य सरकारों में अलग अलग तरह से राज्य सरकारों के हैं। वास्तव में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है। पावर देना इतना सबको अच्छा नहीं लगता ना, और यहीं आकर के गाड़ी रुकी है। संविधान ने राज्य के विधानमंडलों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसने कहा है राज्य के विधानमंडल की यह जिम्मेदारी होगी कि वो कानून बनाकर विधि द्वारा पंचायतों को वो अधिकार और दायित्व दे सकेगी जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करती हो। दे सकेगी, ये उनकी इच्छाओं पर छोड़ा। अब जहां इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल पावर जिसको हम कहते हैं, कि सत्ता गांव तक जाए, पावर बांटे जाएं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, वहां तो अच्छे परिणाम राज्य सरकारें भी दे रही हैं। केरल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी जम्मू कश्मीर में सत्ता का वो बंटवारा हुआ है, इसीलिए वहां पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन और राजस्थान में भी 18 विभागों के काम बांटने की बात की गई है। लेकिन जब हम सत्ता बांटते हैं ना, तो सत्ता में 3 चीजें बढ़ती हैं। एक विषय की जब सत्ता बटेगी तो उस विषय से संबंधित सारे कार्य बटेंगे। कार्य ही नहीं बटेंगे, उसके कर्मचारी उनके अंडर में, पंचायतों के अंडर में करने पड़ेंगे। कर्मचारी देना पड़ेगा, कर्मचारी पर पूरा नियंत्रण देना पड़ेगा। कर्मचारी ही नहीं, कोष भी देना पड़ेगा। तो कार्य, कर्मी और कोष, जिसको हम कहते हैं फंक्शन, फंक्शनरीज और फंड, ये जब दिए जाते हैं तब सही अर्थों में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। कहीं कार्य दे दिए गए हैं, कर्मी नहीं सौंपे गए, उनको अपने अंडर में रखा गया। कर्मी भी कुछ दे दिए गए तो कोष नहीं दिया गया। तो ये जो आधा अधूरा प्रयास है ना, वो कभी किसी स्थिति में नहीं पहुंचता। और ज्यादातर राज्यों में यही खिचड़ी पकाई गई है, आधे अधूरे काम दिए गए हैं। कभी उसको ईमानदारी के साथ सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया है। और जब तक ये नहीं किया जाएगा, गांव को गांव की सत्ता वापस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो ग्राम स्वराज्य नहीं आएगा, और ग्राम स्वराज्य नहीं आएगा तो भारत की खुशहाली नहीं लौटेगी। आप कितना मानते हैं कि जो पंचायती राज है उसमें जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनका पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? एक चीज, 2 चीजें हैं। निर्णय लेने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं होता। हमारे आपके माँ बाप ने जितने बेहतर निर्णय लिए हैं, उन्होंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है। तो निर्णय का पढ़ाई के साथ आज की तारीख में इसलिए रिश्ता हो गया है कि आज जो पंचायतें हैं, जो उनको दायित्व सौंपा गया है, और दुनिया जितनी बड़ी हो गई है, उसके लिए हमें बहुत सारी सूचनाएं चाहिए जिससे हम सही निर्णय ले सके। तो उन सूचनाओं के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा भी अब आवश्यक है। लेकिन वो किसी की योग्यता का कोई अंतिम मापदंड नहीं है। लेकिन शिक्षा भी जरूरी है, इसलिए कि जितनी तकनीकी स्तर पर जो ज्ञान होना चाहिए, जिस तरह की क्षमता और कुशलता की जरूरत है, उसके और पढ़ा लिखा होना चाहिए। और दूसरा, पंचायतों में तो सीधे वित्तीय पावर भी दिए गए हैं। पूरे मतलब चेक पर हस्ताक्षर करने से लेकर के उसको दूसरी जगह तो मान लीजिए राज्य और केंद्र में जो मंत्री लोग होते हैं, वहां तो ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम है, नौकरशाही का सारा काम वो करता है। यहाँ तो प्रधान को नौकर भी बना दिया गया है, कर्मचारी के रूप में उससे काम लिया जाता है। तो स्वाभाविक है यहाँ के मेंबरों और उसके कुछ शिक्षित होना बहुत जरूरी है आज की तरह। और राजस्थान सरकार ने जो शायद इस दिशा में कुछ काम किया है, वो श्लाघनीय है, वो प्रशंसा के योग्य है। सिस्टम आपने देखा पंचायत राज संस्थाओं का, गहराई तक भी गए आप। सिस्टम में आपको कहाँ गड़बड़ नजर आई जिसकी वजह से काम अटकते हैं और विकास उतना नहीं हो पाता जितनी जरूरत है? सिस्टम में पहली चीज तो यह है ना कि पंचायतों को काम, देखिए, पंचायतों को 2 जिम्मेदारी दी गई थी। पहली जिम्मेदारी थी कि वो खुद अपनी योजना बनाएगी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की, और उसको लागू करेगी। तो अपनी जरूरत के हिसाब से जब पंचायतें योजना बनाती तो निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर सकती। और योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करने के लिए उनको पावर भी देने पड़ते, आपको साधन भी देने पड़ते। दूसरा यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी थी, उसको क्रियान्वित करने की। तो पिछले 25 सालों में वो अपनी स्कीमें ही इनको देते रहे।
तो स्कीम तो वो बनाते हैं, सारा डिजाइन कर लेंगे, सारा निर्णय कर लेंगे और कह देंगे कि अब चलो इसको गांव में लागू करो, तो व्यवहारिक है या नहीं। और एक ही स्कीम देश की 2.5 लाख पंचायतों में समान रूप से लागू की जाएगी, तो उसमें तो गड़बड़ी होनी ही होनी है। इसीलिए जब तक कि स्कीम 14वें वित्त आयोग में यह हुआ कि 2 लाख करोड़ रुपया सीधे ग्राम पंचायतों को आवंटित किया गया और कहा गया कि वो अपनी योजना खुद बनाए, पंचवर्षीय योजना बनाए। एक एक ग्राम पंचायत को करोड़ रुपए से लेकर 4-5 करोड़ रुपए तक दिया गया है, आवंटित किया गया है कोई वित्त आयोग द्वारा। और अभी 15वें वित्त आयोग में तो इसका 5 गुना ज्यादा दिए जाने की बात हो रही है। तो पैसे अब आ रहे हैं, फ्री, मतलब जिसको कहते हैं अनटाइट फंड आ रहा है। गांव को अपनी योजना बनानी है, जिस दिन ये प्रैक्टिकल हो जाएगा उस दिन बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। और ये कि योजना कोई बनाए, क्रियान्वयन सोचे कोई, निर्णय ले कोई, करे कोई, ये तो कभी भी व्यवहारिक नहीं हो सकता। और गांव के साथ यही हो रहा है, पंचायत के साथ यही हो रहा है, इसलिए बहुत गड़बड़ियां आ रही हैं। राजस्थान में आज प्रवेश हो गया आपका, आपने पहले फोकस में किन जिलों को रखा है, किन ग्राम पंचायतों में पहले जाएंगे और किस तरह से काम किया जाएगा? वास्तव में मैं यहाँ आया कुछ संस्थाओं के आमंत्रण पर। जब मैं यहाँ आया हूँ तो काम तो उन संस्थाओं को करना है, तो उन संस्थाओं ने अपने अपने एरिया तय किए हैं। कोटा को किसी ने केंद्र बनाया है, किसी ने वहां का, यहाँ संस्था के माध्यम से मैं आया। और एक राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन है, उसने किया था। अभी नेहरू युवा केंद्र भी उस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, तो तय तो देखिए स्थानीय लोगों को करना है। मैं दिल्ली से आकर के राजस्थान में कोई कैंपेन चलाऊं तो वही तो हो गया कि दिल्ली से बैठ करके कहीं वो करना। तो अपना एक जो जिसको कहिए जो समझ बनी इतने सालों में, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टरेट भी पंचायती राज पर किया। पंचायतों के सवाल को लेकर एक समय ऐसा था कि मैं 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा किया था, और उस दौरान उत्तर प्रदेश से चल करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजघाट गांधी की समाज पर पहुंचा था। जेपी के गांव से चला था, गांधी की समाज पे आया था 1999 में। बहुत अध्ययन करी, मेरे ख्याल से 450 ग्राम पंचायतों में बैठा था, ग्राम सभाओं में, और किया। और फिर उसके अध्ययन के आधार पर किताब भी लिखी, बहुत चर्चित रही वो। तो हमेशा ये जो अनुभव और ये जो समझ बनी, उस समझ को बांटने का काम कर रहा हूं, लोगों के साथ उसको शेयर कर रहा हूं अनुभव को। काम तो लोगों को करना है ना, स्थानीय लोगों को करना है। अगर वहां के लोग खड़े होंगे, खुद अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, तो राजस्थान जब आया हूं तो आज करीब 10 से ज्यादा जिलों के लोग थे, 50 से ज्यादा लोग थे, और उन सब में जो उत्साह देखा मैंने और जो समझ उनकी बनी और कमिटमेंट बना, और जल्दी ही सितंबर में फिर लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये फैलाव होगा। और अगर कुछ भी कहीं कुछ जिले में, कुछ एरिया में कुछ काम हो गया, तो शायद कहते हैं ना, एक दीपक जलेगा तो लोगों को उम्मीदें जगेंगी और उससे आगे बढ़ा जा सकेगा। तो बिल्कुल डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने आज अपने अनुभव साझा किए, किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इनका कहना यही है कि पंचायती राज संस्थाओं को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है उसको साकार नहीं किया जा सकता। और जब तक सरपंचों पर ही निर्भर रहेंगे, तब तक गांव विकास भी नहीं कर सकते। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं और पंचायत संस्थाओं से जुड़े सभी लोगों को आगे आना होगा, खासकर वहां की जनता को भी आगे आकर और अपनी जो समस्याएं उनको बताना होगा। उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक दबाव भी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर गांव का विकास हो सकेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें करी, पत्रिका मंच पर आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।